स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सपा का गेम प्लान तैयार कर रही है। अखिलेश यादव लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। दूसरे दल के नेता सपा में शामिल हो रहे हैं। उधर पार्टी में एकता वापस आती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने छोटी पार्टियों के साथ आने का फैसला किया है। तो देखिए 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। अखिलेश यादव अपना ज्यादातर समय अपने कार्यालय में बिता रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। छोटी पार्टियों के साथ मिलकर अगले साल चुनाव में उतरने का फैसला भी अखिलेश यादव ने लिया है। तो देखिए अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हलचल तेजी से बढ़ती जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां की जा रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, क्योंकि लगभग अगले साल यह माना जा रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, दो ऐसी बड़ी पार्टियां होंगी जिनके बीच मुख्य मुकाबला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर होगा। और ऐसे में अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद लगातार उसको लेकर बयानबाजी मीडिया में नजर आई। तो आपको बता दें कि अगले साल के चुनाव में अखिलेश यादव छोटी पार्टियों के साथ आने का फैसला ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने छोटी पार्टियों के साथ आने का फैसला किया है। सभी को जोड़कर इस चुनाव में उतरने का प्रयास यहां अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, क्योंकि मुख्य मुकाबला सीधे तौर पर यहां भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच अगले साल के चुनाव को लेकर माना जा रहा है। तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच सपा के नेता अखिलेश यादव ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के अंदर पहले से चीजें बेहतर नजर आ रही हैं और अब छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव में उतरने का फैसला अखिलेश यादव ने किया है। दूसरे दल के नेता से भी मुलाकात कर रहे हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही हैं। इस बीच सपा का गेम प्लान, क्योंकि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे तौर पर प्रेम जी अगर देखें तो अगले साल होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो उसके सामने समाजवादी पार्टी खड़ी नजर आ रही है। हाँ, ये छोटी पार्टियों से लड़ने का जहाँ तक सवाल है मीनाक्षी, ये पहले से तय था इस बार, क्योंकि पिछली बार चुनाव में कांग्रेस और बसपा के साथ चुनाव लड़कर सपा ने देख लिया है कि उनकी हालत क्या रही थी। अब वो चाहते हैं कि जो छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। उसमें अजीत सिंह की पार्टी है और भी छोटे छोटे दलों से वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपने गेम प्लान पर निर्भर करेगा कि वो कैसे आगे चलेंगे। जो सपा के लिए जरूरी कुछ चीजें हैं जो उनको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। चाचा शिवपाल यादव जो हैं वो 2017 की तरह पार्टी को नुकसान इस पर पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जो कुछ सॉफ्ट हुए हैं शिवपाल यादव, यानी कि ये फायदा होगा सपा के लिए। दूसरा ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो आंतरिक परेशानियों से गुजर रहा है। अंदर में बहुत सारा यूनिटी भी नहीं है, कुछ उथल पुथल है। उसका नजारा भी हमको देखने को मिला। कल परसों में विधायकों ने सपा के मुखिया जो है अखिलेश यादव से मुलाकात की। अटकलें लगाई जा रही थी कि वो शामिल होंगे और आने वाले समय में वो शामिल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रेम शंकर जी यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर जो अंतर कलह चल रहा है उसको कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए बदलने में कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। जितेंद्र, जैसे जैसे चुनाव का महीना करीब आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी सरगर्मियां जो हैं बढ़ती जा रही हैं, तेज हो रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी चुनाव को लेकर तैयारियों में लग गए हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अब आगे का गेम प्लान क्या रहने वाला है अखिलेश यादव का? देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां 2022 के चुनाव को लेकर बिल्कुल तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। कल नेताओं के साथ जो उनके जो छोटे बात कही जाए तो उनके क्षेत्रीय नेता हैं और ऐसे जो बूथ स्तर के उन सबके साथ मुलाकात ही कल बैठकों का दौर रहा समाजवादी पार्टी में। तो
जो 7 विधायक हाल में ही अखिलेश यादव से मुलाकात की, जो बसपा से निष्कासित विधायक है वो ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। हालांकि उन विधायकों ने साफ किया है कि हम 11 विधायक है, एक विधायक की अपनी जिम्मेदारी, विधायक को और हमारे साथ आना है और उसके बाद 12 विधायक जब हमारे पास हो जाएंगे तो हम एक छोटा सा दल बनाएंगे और कहीं ना कहीं दल बनाने या दल बनाएंगे। तो जितेंद्र हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। चुनाव में 7-8 महीने बाकी हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी इस वक्त किस स्थिति में है? चुनाव की तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, हमारा तो बहुत स्पष्ट रहता है कि हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, संगठन हमारा काम करता है, हमारी ताकत ही संगठन होती है। सबसे बड़ी और सबसे पहली ताकत हमारी संगठन होती है जी। और उसी के ऊपर हम चलते हैं। हमारा आइडियोलॉजी, हमारा मिशन, हमारा विजन सबको अच्छी तरीके से पता है। हमारे पास एक मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो या कोई और प्रकार का आरोप हो। तो जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2017 में जब बाहर कर दिए गए थे उससे पहले की उनकी करतूतें या कहानियां प्रदेश की जनता भूल जाएगी, जी, भूली नहीं है और ना हम भूलने देंगे। ये लोग विपदा जैसे जो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ी है उसमें इन लोगों ने अवसर ढूंढा है कि भाई ठीक है, कोरोना एक समय ऐसा आया था, जबरदस्त मार पड़ी थी कोरोना की और उस वक्त हमने देखा था कि बहुत सारे केसेस आ गए थे, हॉस्पिटल्स में बाढ़ सी आ गई थी और उसी दौरान ये चुनाव हो गए थे हमारे पंचायत के, तो उससे शायद इन लोगों को बहुत ज्यादा हौसले बढ़ गए हैं। पर वो समय कुछ और था जिससे मार्जिनली इन लोगों ने कुछ गेन कर लिया था। अनिला जी, जिस तरह से जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव, आप अगले साल चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को मानती हैं नहीं? हाँ, ये है बिल्कुल। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 2 ही राजनीतिक दल एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। बहन जी तो गुमनामी के अंधेरे में पता नहीं कहाँ खो गई हैं, दिखाई नहीं देती हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रियंका वाड्रा के हवाले कर रखी है, वो शिमला में बैठी हुई हैं जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां उत्तर प्रदेश में खासतौर पर नजर आ रही हैं, जो उसके सामने बड़ी चुनौतियों के रूप में चुनाव के दौरान जब आप ग्राउंड पर उतरेंगे तो वोटर आपसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं? देखिए, बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि लोगों को जो परेशानियां होती, चाहे वो किसी भी प्रकार की, चाहे किसानों को हो, चाहे नौजवानों को हो, महिलाओं को हो, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी अगर शिकायत होती है तो सत्ताधारी सरकार में जो लोग हैं या उसके संगठन के लोग हैं उसको एड्रेस करते हैं जी। तो कोई एक परेशानी में हो या 2 हो या 3 हो, पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, जो सत्ताधारी सरकार होती है उसी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जनता किससे पूछेगी? दूसरे से तो नहीं पूछेगी। बिल्कुल। अनिला जी, 4 साल पहले जो वादे आपने उत्तर प्रदेश की जनता से किए उसमें से कितने आपने पूरे किए? आप खुद को इस वक्त कितने नंबर देंगी? देखिए, मैं नंबर देने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। 2017 की अगर आप बात करते हैं, उस वक्त कोरोना इस प्रकार से हमारे पूरे देश में आकर त्राही त्राही कर देगा, किसी को भी नहीं पता था। तो 2017 की अगर हम संकल्प पत्र की बात करते हैं और उसको हम कहें कि आज की तारीख में आप बताइए, तो वो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। हम आज की ही बात करेंगे और आज ही के समय को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पूरा संगठन, पूरे नेता कार्यकर्ता सब इस चीज में लग चुके हैं और मजबूती से लगेंगे आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, अगले साल चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त है और लगातार अब सियासी सरगर्मियां राज्य के अंदर बढ़ रही हैं, नजर आ रही हैं। इस बीच लगातार हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अनिला जी की बात भी आपने सुनी होगी, क्या लगता है क्या क्या चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने आएंगी जिनको अपने फायदे में तब्दील कर सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में, दोनों ही सरकारों के बीच में एक बड़ा मुद्दा होगा, वो किसानों का मुद्दा। जिस तरह से केंद्र के जो बिल, कृषि बिल के खिलाफ किसान बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और लगातार जो बात की जाए देश में और उत्तर प्रदेश में लगातार जो महंगाई बढ़ी है, वो दूसरा मुद्दा हो सकता है। साथ ही साथ जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो अव्यवस्थाएं फैली, क्योंकि प्राइम न्यूज की जब टीम जो है दूसरी लहर के बीच में लोगों से जानने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं लोग
लोगों से बात की थी तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि ये अव्यवस्था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और कहीं ना कहीं अगर हम मतदान करते, मंदिर और मस्जिद छोड़ के अगर हम मतदान करते, तो जाहिर सी बात है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मतदान करते तो शायद आज ये व्यवस्था ही ना होती। उस समय लोगों की ये व्याख्या थी और लोगों का ये कहना था। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अव्यवस्थाएं हो, साथ ही साथ जो किसानों को लेकर जो कृषि बिल के विरोध में जो उत्तर प्रदेश के किसान और कहीं ना कहीं चाहे वो जो केंद्र के खिलाफ जो कृषि बिल है उसके खिलाफ जो किसान बैठे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में उस तरह का असर नहीं है कृषि बिल को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि बिल जो किसान नेता है वो कहीं ना कहीं एक गुट जो अलग अलग गुट बटे हुए वो एक नुकसान पहुंचाया जाए वैसा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती। जितेंद्र, मैं आपसे आगे बातचीत करूंगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश जी जुड़ चुके हैं। कपिश जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। चुनाव बेहद करीब है, 7-8 महीने का वक्त है। समाजवादी पार्टी तेजी से तैयारी में लगी हुई है, क्या गेम प्लान है अगले चुनाव के लिए? नहीं, देखिए कोई गेम प्लान बनाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। और हम लोग हमेशा काम बोलता है कि नाम पर प्रदेश के अंदर जाएंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन जरूर होनी चाहिए। हमारी लड़ाई यही जी। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 2022 के अंदर कम से कम 300 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में आई थी। उसका मुख्य कारण रहा क्योंकि जो हमने पूर्ववर्ती अपनी सरकार चलाई थी उसके किए गए विकास कार्यों को आज योगी सरकार यूज भी कर रही है और अपने नाम दर्ज भी कराना चाहती है, यानी कि नामांतरण करना इनका काम रहा। पूरे कोविड काल के अंदर आपको बता दें कि एक भी एम्बुलेंस योगी सरकार के 4.5 वर्ष में नहीं खरीदी गई। सब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ली गई एम्बुलेंसेस को ही वो चला रहे थे। जितने अस्पतालों का निर्माण हम लोगों ने कराया था उन्हीं अस्पतालों को यूज किया इन्होंने 4.5 वर्ष में एक भी सीएचसी पीएचसी से लेकर के जिला क्या बोलते हैं अस्पताल तक इन्होंने कुछ नहीं बनाया। तो ये वही पुराने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने यूज किया है। हाँ, ये जरूर किया कि बड़े चालाकी के साथ इन्होंने इकाना स्टेडियम को जो है वो अटल बिहारी कर दिया, राम मनोहर लोहिया का नाम बदल दिया। कैंसर हॉस्पिटल का आपने देखा जो लखनऊ के अंदर बना हुआ है, या गोरखपुर के अंदर जो बाल चिकित्सा संस्थान हम लोगों ने बनाया 500 बेड का, ये सारी चीजें आपके सामने रही है। तो आप इस बात को समझें कि इन्होंने केवल हमारी सरकार के पुरुषार्थ को अपने नाम किया है, लेकिन इस प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि अगर कोई विकास इस उत्तर प्रदेश का कर सकता है तो वो विकास पुरुष का नाम है माननीय अखिलेश यादव जी। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने काम पर ही चुनाव लड़ेगी। अब दूसरी बात ये रह गई कि देखिए योगी सरकार किस बात को लेकर के आई थी। इन्होंने 15 साल का एक वो किया था कि हम 15 साल सत्ता से दूर हैं, अगर हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी तो हम चतुर्मुखी विकास करेंगे। लेकिन हकीकत क्या हुआ, जब इनकी सरकार स्थापित हुई और इनकी सरकार को ये कहा गया, ये नारा लगाया था चुनाव से पहले ही ये नारा लगाया था कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो राम राज्य की स्थापना की जगह आपने गुंडा राज और मदिरा राज की स्थापना कर दी। आपने देखा कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि 7.50% हीनियस क्राइम के मामले में बढ़ गया। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें नंबर 1 पे है भारत में उत्तर प्रदेश। बालकों पे जो अपराध होते हैं नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। और यही नहीं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर जो पूरे देश के अंदर 22 फर्जी काउंटर्स की जांच मिली थी, उसमें से 17 उत्तर प्रदेश के साबित हुए कि 17 उत्तर प्रदेश के थे कि जो फर्जी एनकाउंटर्स योगी सरकार की पुलिस ने किया है। और 28 करोड़ रुपए इनके ऊपर मुआवजा भी लगाया। इस सरकार का ये तमगा है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न समयों पर 7 ऐसे मदिरापान योगी राज की मदिरा राज सरकार में हुआ जिसमें 750 लोगों से ज्यादा की जानें उत्तर प्रदेश में गई हैं। और ये मदिरापान पे भी लगाम लगाने में सक्षम नहीं रही। ये जरूर कहेंगे कि एक संत के द्वारा विधानसभा के अंदर बजट सत्र के अंदर अपनी पीठ इस बात को लेकर जरूर इस ठोकी गई कि हमने इस प्रदेश के अंदर मदिरा राज स्थापित किया है। सबसे ज्यादा आबकारी से हमने पैसा कमाया। 2019 में भी काम बोलता है कि नारे पर ही आप चुनाव में उतरे थे, लेकिन उस वक्त तो काम बोला नहीं और इतने बड़े आंकड़े के साथ बीजेपी जीत गई। इस बार कौन कौन सी चुनौतियां आप अपने सामने देख रहे हैं चुनाव में? देखिए, बहुत अच्छा किया कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम 2017 के अंदर क्यों नहीं आए। हम 2017 के अंदर इसलिए नहीं आए कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर शुचिता का यज्ञ किया था
और हम लोगों ने दबंगों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और अगर किसी पार्टी में दम हो तो वो शुचिता का यज्ञ अपने यहाँ कर दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर खुद ही 302, 307 के केस है, डिप्टी मुख्यमंत्री पर हीनियस क्राइम के केसेस है, और साथ ही साथ 155 इनके विधायक है जिन पे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। तो अगर हिम्मत है तो जरा शुचिता का यज्ञ अपने यहाँ कर ले, और ये हमारे ऊपर बता दे कि कितने केसेस है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कितने केसेस है, जरा ये बता दे। 116 का भी केस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार तो बहलावे के लिए कायम हुई थी। हम आपको ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो कहा कि 15 साल तक हम नहीं रहे हैं, डबल इंजन की सरकार होगी तो चतुर्मुखी विकास होगी, इस उद्देश्य से देश की जनता ने इन पर ज्यादा विश्वास मत दिया था कि नहीं, इनको 15 साल के बाद एक ऑप्शन दिया जाए, ये राम राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में तो इनका मदिरा राज खुल चुका है, तो इनकी नाकामयाबी इनके चेहरे पे बढ़ गई है। इसलिए इस समय प्रदेश को पूरा हिंदू मुसलमान के युद्ध में झोंक देना चाहते हैं, और हम सारे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो दूसरी बात आप ये बताइए, जब इनकी इतनी बड़ी नाकामयाबी कोविड काल के अंदर रही, इसमें हम लोगों को क्या आईना दिखाना है? इनको तो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और महाराष्ट्र हाईकोर्ट से लेकर के मद्रास हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सबने इनको जो है वो आईना दिखाया है। तो ऐसी सरकार कौन चलाएगी जिसके यहाँ खुद ही 200 विधायक जिसका आप विरोध कर रहे हो, उस सरकार से हमें लड़ने की क्या जरूरत है? उनके यहाँ तो खुद ही लड़ाई कर रही है। डीएल संतोष भले आए हो, लेकिन असंतोषों से उन्होंने समझा दिया कि आपका असंतोष चाहे भाई कितना अधिक हो, योगी जी भले ही उत्तर प्रदेश की मजबूरी ना हो, लेकिन ये बात निश्चित है कि भाजपा की मजबूरी योगी जी जरूर है। इसलिए वो भाजपा की मजबूरी है तो उनको छू नहीं सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की मजबूरी योगी जी नहीं है। हमें तो बहुत आराम से 2022 के चुनाव को हम अपने दम पे जीतेंगे। किसान इनको सबक सिखाने के लिए बैठा हुआ है। कोविड काल के अंदर इन्होंने पोल्ट्री फार्म की तरह मनुष्यों का फार्म गांव-गांव खुलवा दिया। आपने देखा होगा कि 2000 से ज्यादा लाशें, जो हिंदुओं की लाशें थी, वो अंतिम संस्कार उनको प्राप्त नहीं हो सका। कुत्ते और चील ने नोच करके हिंदुओं की लाश खाई है। तो आप बताइए, ये कौन सी कथित हिंदुत्ववादी सरकार है जो एक दलित बच्ची को प्रेत योनि दे देती है 2 बजे रात में फुकवा करके, और 2500 से ज्यादा लोगों के कुत्तों के शव को नचवा करके खिलवाया है इस कोविड काल में। तो इतनी बड़ी असफलता के बाद भी अगर समाजवादी पार्टी 300 नहीं जीतेगी तो कब जीतेगी, ये बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया कपिश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। आपको बता दें कि अगले साल चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। लगभग 7 से 8 महीने का समय अब बाकी है और लगातार सियासी सरगर्मियां राज्य के अंदर बढ़ती जा रही हैं। इस बीच लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जितेंद्र हमारे साथ। जितेंद्र, आपने कपिश जी की बात को भी सुना होगा, अनिला जी की बात भी आप सुन रहे होंगे। समाजवादी पार्टी जिस तेजी के साथ तैयारी कर रही है, एक बात तो साफ है कि अगले साल भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने होगा तो समाजवादी पार्टी ही होगी। बात करें तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के सामने और जो समाजवादी पार्टी ही मुख्य प्रतिद्वंदी के हिसाब से खड़ी होगी। और कहीं ना कहीं क्योंकि तमाम चैलेंजिंग है और तमाम चीजें भी हैं, क्योंकि जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, तो जाहिर सी बात है उसको विपक्ष घेरने का काम जरूर करेगा और लगातार मुद्दा उठा रहा है। हालांकि इस बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात की जाए तो वो भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लगातार हर मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव की रणनीति की बात करें तो अखिलेश यादव को कार्यालय में बैठकों को दौर जारी हो गया है, और अखिलेश यादव ने एक ऐलान भी किया था इस बीच में कि वे छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर जो है एक गठबंधन करेंगे, और कहीं ना कहीं गठबंधन करने के बाद ही जो 2022 का चुनाव उसमें नजदीक है। उन्होंने इशारा अपने चाचा की ओर भी किया कि हम जो है प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शिवपाल यादव है, उनसे कहीं ना कहीं हम गठबंधन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जसवंत नगर सीट छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं और उसके बाद ही चाचा को साथ ले जाके हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। तो चाचा और भतीजे का एक बार फिर 2022 में मिलन कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है, और साफ तौर से सोहेल समाज पार्टी भी उनके संपर्क में है, बसपा के विधायक भी संपर्क में है, और बसपा के विधायक जो कह रहे हैं कि गठबंधन हम कहीं ना कहीं 12 विधायक एक साथ होकर एक पार्टी लौटूंगे मैं आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ संदीप चौधरी जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। चुनाव के महीने में 7-8 महीने का समय बाकी है, सियासी सरगर्मियां लगातार राज्य के अंदर बढ़ रही हैं। इस बीच आप इस स्थिति को कैसे समझाएंगे? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लगातार जो सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे कुछ दिन पहले, बैठकें हुई, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी तेजी से तैयारियां कर रही है। कैसे देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? देखिए मैडम, ये बात सच है कि यूपी चुनाव में टाइम कम रह गया और सभी पार्टियां
चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सभी एक्शन मोड में आ चुकी हैं, सब अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे मजबूत पार्टी दिखाई देती है या जिनमें सबसे ज्यादा उथल पुथल का दौर है या जो सबसे फास्ट पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में है। जहां भारतीय जनता पार्टी कुछ समस्याएं फेस कर रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर चीजें निकल के सामने आती है या अंदरूनी जो एक खींचातानी है वो सामने आती है, पार्टी उसको कहीं ना कहीं सोल्व करने की कोशिश कर रही है। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का भी आज की तारीख में जिस तरीके से अखिलेश यादव दूसरी पार्टियों से जो लोग टूट रहे हैं वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरीके के बयान आना कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के एक पॉजिटिव सोच को जाहिर करता है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की आखिरी जो मास्टर स्ट्रोक होगा वो क्या होगा और समाजवादी पार्टी का आखिरी मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। लेकिन अभी दोनों पार्टी जबरदस्त तैयारी से हैं और जनता के बीच पहुंच चुकी हैं। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। तो देखिए जिस तरह से चुनाव करीब आ रहे हैं और लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, जितेंद्र किस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि लगातार तेजी देखी जा रही है। कुछ दिन पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भी मिलने के लिए पहुंचे थे। आगे की क्या रणनीति समाजवादी पार्टी की रहने वाली है? जितेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? तो देखिए जैसे जैसे चुनाव का महीना करीब आ रहा है, सभी पार्टियां जोरों शोरों से इसमें जुट रही हैं। अब देखना यह होगा कि कौन जीतेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।